दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ का आज लेक्चर 9 है। यहाँ पर हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं हम। तो क्वेश्चन भले वो रिपीट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमेशा वही रहेगा और उसी कॉन्सेप्ट में नए नए क्वेश्चन बनाकर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसा भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। हम सभी को पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हैनले। ग्लोमेरुलस जो होता है ये फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन का वो पार्ट है जिसमें ग्लोमेरुलस लाई करता है। सपोज ये बोमेंस कैप्सूल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर से एफरेंट एट्रियोल आता है और इस बोमेंस कैप्सूल में ये फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है यहाँ पे, और इफरेंट एट्रियोल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। फिर ये आगे कन्वर्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हैनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट में जाके ये मिल जाता है। ये कुछ रफ डायग्राम, एक बेसिक आइडिया था नेफ्रॉन के बारे में। लूप ऑफ हैनले की बेसिस पे डिसाइड होता है नेफ्रॉन के दो टाइप्स। एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड अनदर इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होता है, बट जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ हैनले जो होता है वो डीप सीटेड होता है, लॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड पीएच इज मेंटेन्ड अराउंड। नॉर्मल ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.35 के अराउंड होता है, 7.4 के अराउंड होता है, 3 पाइप टू 4 पाइप होता है। जो ब्लड होता है ये एक बफर का काम करता है, ठीक है। बफर का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलर हमारे ब्लड में अगर स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड या बेस ऐड होता है तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इस पीएच पे अराउंड 7.4 पीएच पे मेंटेन रहता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं जिससे हार्ट बीटिंग होती है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी की वजह से होता है। जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती हैं तो उसके थ्रू हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, वो कंटिन्यू होता है। पेसमेकर कभी कभी कुछ लोगों में ये डैमेज भी हो जाता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है जिसकी एक लाइफ स्पैन होती है, फिर उसे बाद में फिर से रिप्लेस करना पड़ता है, तो सर्जरी के थ्रू ये लगाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है? तो विटामिन के जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या ज़रूरी होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये विटामिन के जो होता है ये एज अ को फैक्टर काम करता है। कुछ जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लाइक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। क्लॉटिंग फैक्टर 10, तो इन 3 और क्लॉटिंग फैक्टर 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके फॉर्मेशन में। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 इनके फॉर्मेशन में विटामिन के एज अ को फैक्टर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नाउ सर्फेक्टेंट इन लंग्स इज सिक्रेटेड बाय टाइप 1 एल्वियोलर सेल, टाइप 2 एल्वियोलर सेल, एंडोथेलियल सेल, क्लेरा सेल्स। तो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो होती हैं वो सर्फेक्टेंट का रिलीज करती हैं। सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है लंग्स में? तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो
लंग्स में हमारे एल्वियोलाई जो होती हैं वहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है उसे रिड्यूस करने का काम करता है। और ये एक यहाँ पे इम्यून डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है। डिफेंस सिस्टम का कैसे काम करता है, कोई भी फॉरेन अगर ऑर्गेनिज्म या लाइक बैक्टीरिया कोई पैथोजन हमारी एल्वियोलाई तक पहुँच गया तो ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये उसे बाइंड कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो इस तरीके से सर्फेक्टेंट हमारे लिए हेल्पफुल है और ये टाइप 2 एल्वियोलर सेल से रिलीज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन रेगुलेट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ADH, PTH। तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सोडियम के साथ साथ ये वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में उसे बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है? सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, बट पोटेशियम आयन को और हाइड्रोजन को ये सिक्रीट करवाता है, एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के थ्रू। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती हैं उन्हें मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। कॉर्टिसोल का फंक्शन होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस में रिलीज होता है। जब स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में तो उस टाइम ये रिलीज होता है और स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब कि उसे रिड्यूस करने का काम करता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और इसका काम होता है जो हमारी बॉडी में ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसे मेंटेन करना। नाउ माइलिन शीथ इन CNS इज फॉर्म्ड बाय स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये CNS में जो माइलिन शीथ होती है इसका फॉर्मेशन करवाती हैं, बट जो स्वान सेल्स होती हैं ये PNS में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है उसको करती हैं। तो स्वान सेल PNS में माइलिन शीथ बनाती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये CNS में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं स्टार लाइक सेल्स होती हैं, स्टार शेप्ड सेल होती हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ये चारों ग्लियल सेल्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, डिफेंस सिस्टम का काम करती हैं, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती हैं CNS में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट, वेनस रिटर्न, स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का जो प्रोडक्ट है उसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। ठीक। नाउ विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है इसे हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइक ब्लड ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड होते हैं, किससे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं एंटीजन से। और ब्लड ग्रुप के ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनके जो RBC होती हैं, ब्लड में जो RBCs होती हैं इनके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड होता है एंटीजन से। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप भी A ही होगा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। बट एंटीजन का जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा। एंटीजन अगर B है तो ब्लड ग्रुप B ही होगा, बट एंटीबॉडी जो है वो A होगा। अगर एंटीजन A B दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB होगा, बट एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप O होगा और एंटीबॉडी AB दोनों होगा। अब सपोज अगर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। क्यों यूनिवर्सल डोनर है?
क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है किसी पर्सन का तो उसकी जो आरबीसीज हैं उनके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। अब अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर सपोज हमारी बॉडी में कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है और उसमें कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, मेरा ब्लड ग्रुप कुछ भी है, ए बी पॉजिटिव, ओ, डजेंट मैटर, बट जो भी हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है उसमें अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा ही नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। सो ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है, वो जब किसी को भी दिया जाता है तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी दोनों है। अब कैसा भी एंटीजन आएगा इसकी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी और उससे न्यूट्रलाइज कर देंगी। ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन दोनों हैं। एंटीजन दोनों होने की वजह से एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड एंटीजन है, आरबीसी के सरफेस एंटीजन है, इनके अगेंस्ट में अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो कैसा भी ब्लड इसे चढ़ा दिया जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है तो एंटीजन अब आए या जाए या कितना भी उसमें ग्रो करे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये था ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नाउ विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है? तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्वापोरिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्वापोरिन्स जो होते हैं वाटर चैनल्स होते हैं, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में या रिलीज में हेल्प करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में मेजर रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का क्योंकि यहाँ पे भर भर के एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। कंबाइंड टेस्ट सीरीज का मतलब आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम भी मिलने वाला है और इंग्लिश मीडियम भी मिलने वाला है। यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, इन सब के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। प्लस अगर आपको कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी रखे गए हैं जिन्हें आप देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही मार्जिनल प्राइस में है, जस्ट ₹999। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ पॉन्स रीजन भी रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन इज। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जब हम रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो हम कितनी एयर को अंदर ले रहे हैं और कितनी एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, उसे ही कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml के आसपास होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बात की जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट व्हेन। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है एक बार जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। ये एक सिग्मोइडल कर्व होता है लाइक दिस। ये नॉर्मल कंडीशन में ये कर्व है। अब ये राइट शिफ्ट भी हो सकता है, इधर को भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। अब राइट शिफ्ट कब होगा? जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है
ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो उसे ही हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन है हीमोग्लोबिन से वो बढ़ रहा है। अब ये किन किन कंडीशन में होता है, सपोज अगर पीएच जो है वो घट रहा है, मतलब एसिडिक कंडीशन आ रही है, तो क्या होगा, ये राइट शिफ्ट होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन CO2 अगर बढ़ रहा है तब भी क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तब भी ये राइट शिफ्ट होगा। इसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट, ये सारे राइट शिफ्ट थे। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट पीएच, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीएच घट रहा था, मतलब कि एसिडिक कंडीशन हो रही है, तो तब राइट शिफ्ट हो रहा था। अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो पीएच जो है वो बढ़ रहा होगा, CO2 जो है वो घट रहा होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये कंडीशंस हैं जिनमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट हो सकता है। तो इनमें से क्या पूछा जा रहा है, राइट शिफ्ट पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे आसानी से देखकर बता सकते हैं कि पीएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, बट यहाँ पे बात की जा रही है राइट शिफ्ट की। CO2 डिक्रीज होगा तब भी लेफ्ट शिफ्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब भी लेफ्ट शिफ्ट ही होगा, CO2 इंक्रीज होगा, इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट शिफ्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच WBC आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। तो पॉलीमॉर्फ WBC किसे कहा जाता है, तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये पॉलीमॉर्फ्स होती हैं। ये WBC का एक टाइप है। ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं WBC में। तो ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये पॉलीमॉर्फ होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं एफरेंट एट्रियोल में, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है ग्लोमेरुलस का, बोमेंस कैप्सूल के पास, वहाँ पे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं और ये जो ब्लड का प्रेशर है उसे सेंस करती हैं और उसे मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या सिक्रेट करती हैं, ये सिक्रेट करती हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन। ठीक, तो ये फंक्शन होता है रेनिन का और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज, तो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हिपेटोसाइट, लीवर लोब्यूल, कफर सेल्स, पोर्टल ट्राइड। तो लीवर लोब्यूल्स जो होते हैं ये फंक्शनल यूनिट है लीवर के। लीवर लोब्यूल्स जो होते हैं ये हेक्सागोनल सेल्स होती हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है, इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में लीवर सेल्स यानी कि हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, कफर सेल्स जो होते हैं ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि लीवर सेल में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हम सबको पता है कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फोविया सेंट्रलिस इज रिच इन, तो फोविया सेंट्रलिस क्या होता है, रेटिना का वो पार्ट जहाँ पे सबसे शार्प इमेज बनती है, सबसे एकदम शार्पेस्ट इमेज, क्लियर इमेज जहाँ पे बनती है, उस साइट को फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है और ये कोन सेल्स में रिच होती हैं। रॉड सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करती हैं और कोन सेल जो होती हैं ये लाइट के कलर को मेज़र करते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेलाटोनिन जो है ये स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से जो कि पिट्यूटरी के पास लाई करती है हमारी ब्रेन में। पिट्यूटरी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड्स होती हैं, मास्टर ग्लैंड है ये
जो कि सारी ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखती है। थायराइड क्या है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन को सिक्रेट करती है। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी जो नर्व एंडिंग होती है और जो सेकंड न्यूरॉन होते हैं उसके जो डेंड्राइट्स होती हैं उस साइड पे जो जंक्शन बनता है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा ये भी तीनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बट ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नहीं पाए जाते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है। नाउ तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंबाइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए तो ये सीरीज़ आपको 699 में अवेलेबल है। इस सीरीज़ को अगर लेना चाहते हैं आप तो हमारे ऐप के थ्रू लॉगिन करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको LT ग्रेड और GIC लेक्चर के जो बायोलॉजी के जो भी नोट्स हैं, MCQs हैं, PYQs हैं, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है इन जस्ट ₹699। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ग्लैंड हैज़ बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है, यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड एक ही है जिसे हम पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। लीवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। किडनी जो है वो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट में। तो लंग्स से हार्ट में आने वाली जो वेसल है उसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। देखिए जितनी भी वेन्स हैं वो सारी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स और आर्टरीज इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि वो हार्ट के पास आ रही हैं या हार्ट से दूर जा रही हैं। अगर हार्ट से निकल रही हैं बाहर के लिए तो उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और अगर हार्ट को आ रही हैं बाहर से तो उन्हें हम वेन कहते हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट में आ रही हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं, और ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बाहर जा रही हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से ब्लड को लेकर लंग्स को जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लंग से हार्ट को लेकर आती है। सपोज अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं तो ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये वेंट्रिकल्स हैं, ऊपर एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो ये यहाँ पे लंग्स है मान लीजिए, ये बॉडी पार्ट्स हैं। सो अब क्या होगा, जो बॉडी पार्ट्स से ब्लड आएगा हार्ट में, जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा वो वेन्स होंगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। अब क्या होगा, जब हार्ट से ब्लड बाहर को जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आर्टरीज होंगी, आर्टरीज लेकर आएंगी। अब क्या होता है, वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो लंग्स को जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये कौन सी वेन लेकर आती हैं, इन्हें कौन सी आर्टरी लेकर आती हैं, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लेकर आती हैं और ब्लड में ये ब्लड को हार्ट में फिर डालती हैं और फिर से हार्ट इन्हें पंप करता है ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है,
उसके थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी काज पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज का रिडक्शन हो जाता है, हमारी ब्लड में जो आरबीसी का काउंट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, विटामिन B1 जो होता है ये बेरी कॉज करता है, और विटामिन K जो होता है इसकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है। नाउ द रिफ्रैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन इज ड्यू टू, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है न्यूरॉन्स में वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन की वजह से, पोटेशियम लीकेज की वजह से, क्लोराइड इन्फ्लक्स की वजह से, कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है न्यूरॉन्स में ये सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन की वजह से होता है। अब ये क्या होता है इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है वो फेज जहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती है, ऐसा फेज जहाँ पे न्यूरॉन्स में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती है, स्टिमुलस भले ही प्रेजेंट है उसके बावजूद भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं जनरेट होगी, क्योंकि सोडियम चैनल जो हैं वो अभी इनएक्टिव कंडीशन में है। अभी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिगेट एंड एक होता है रिलेटिव। ऑब्लिगेट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है इसमें अगर स्टिमुलस प्रेजेंट भी है और कितने भी एक्सटेंट में प्रेजेंट है, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, तब भी कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो हैं वो टोटली इनएक्टिव हैं। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड से, नॉर्मल से अगर ज़्यादा स्टिमुलस प्रेजेंट है तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो सकती है। मीन्स ऑब्लिगेट में जनरेट नहीं होगा नर्व इम्पल्स, चाहे स्टिमुलस कितना भी ज़्यादा प्रेजेंट हो। बट रिलेटिव में क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो वहीं पे रुक जाएगा और जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये ओवरी से सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सिक्रीट होता है बॉडी में, और उस टाइम ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और भी कुछ काम करता है प्रोजेस्टेरोन, लाइक ये जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं इन्हें क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, और ये प्रेगनेंसी का जो यूट्राइन मसल्स हैं, प्रेगनेंसी के टाइम जो यूट्राइन मसल्स हैं, यूट्राइन लाइनिंग है, उसे थिकनिंग प्रोवाइड करता है। नाउ लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी इज। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड ही है, बट ये लार्जेस्ट नहीं है। पैनक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, ये भी इंडोक्राइन है, बट दिस इज नॉट लार्जेस्ट। तो थायराइड जो है ये T3, T4, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन लाइक हार्मोन को सिक्रीट करता है ये। नाउ द मेजर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज। तो मेजर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है।
और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होने की वजह से इसमें चार अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो हर एक सब यूनिट एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो टोटल 4 सब यूनिट हैं, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये कैरी कर पाते हैं। मायोग्लोबिन जो होते हैं ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन जो होता है ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में प्रेजेंट होता है, मोलस्क में। और हीमोसाइनिन जो होता है ये भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है जो कि हीमोलिम्फ, ये हीमोसील कैविटी में प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो ईसीजी क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या काम करता है? जो हमारे दिल में हलचल चल रही है, अब आप जिस हलचल की बात कर रहे हैं उसकी वो नहीं, हमारे दिल में मतलब हार्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है उसको ये क्या करता है? रीड करता है। कैसे रीड करता है? वेव्स होती हैं उन्हें ये रीड करता है। जब भी हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो उस टाइम डिफरेंट वेव्स जनरेट होती हैं, तो वो चीज़ ये रीड करता है। कैसे रीड करता है? तो एक बार हम ईसीजी देखते हैं कैसे बनता है। ये डिफरेंट वेव्स हैं लाइक पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव। तो ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर है, एस है, और यहाँ पे आगे चल के बनता है टी वेव। तो पी वेव जो होता है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस जो होता है ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और टी जो होता है, टी वेव जो होता है ये वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। होप ये आप समझ पाए होंगे। ईसीजी को हम हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम इज। तो नॉर्मल ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? लगभग 5 to 6 लीटर्स ब्लड नॉर्मल ह्यूमन में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच हार्मोन रेगुलेट सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम को ही हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन रेगुलेट करता है? तो इसे रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप को इंड्यूस करता है और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है इसे मेंटेन करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज को क्या करता है? रिड्यूस करता है, डाउन करता है। कॉर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है और जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसे मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एचीवा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज जो कि जस्ट ₹499 में है, जहाँ पे हम दे रहे हैं आपको MCQs, PYQs, क्वेश्चंस के साथ साथ उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इसे आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, साइट ऑफ ADH एक्शन इन नेफ्रॉन इज प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल। तो ADH का क्या रोल होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टल टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज़्यादा होता है और ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। अब सपोज अगर कोई सोल्यूशन है उससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो जो भी वहाँ पे बचेगा पार्ट वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो वही काम ADH का है। ADH जो है वो नेफ्रॉन में जो डिस्टल टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट होता है वहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है और यूरिन को
कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और ब्लड वॉल्यूम को ये मेकअप करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इन स्केलेटल मसल्स एनर्जी फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सप्लाइड बाई। तो यहाँ पे जब स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें, तो एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है ये इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रिएटिन जो होता है ये मसल्स की प्रोटीन है, मसल्स में पाई जाती हैं। नाउ विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम जो होता है ये ओवरऑल हमारे जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, जो आईक्यू लेवल है उसे जो है वो कैरी करता है, ट्रिगर करता है, मेंटेन करता है। सेरेबेलम जो होता है वो हमारी बॉडी के मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंट इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो हमारी ब्लड में, प्लाज्मा में किस इम्यूनोग्लोबुलिन का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो आईजीजी जो है वो सबसे ज़्यादा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जो होती है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और आईजीडी जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा जो होती है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, अराउंड 0.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट एट रेस्ट इज, ये तो सबको पता है, अराउंड 70 to 70 बीट पर मिनट होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन, इंसुलिन तो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, ये लीवर सेल्स में जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट है उसे क्या करता है, ब्रेक करता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है उस समय ये ग्लूकागॉन जो होता है वो हेपेटिक सेल्स में, जो लीवर सेल्स होती हैं, वहाँ पे जो ग्लूकागॉन डिपॉजिट है, सॉरी ग्लाइकोजन जो डिपॉजिट है उसे ये ब्रेक करवाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है और ग्लूकोज को रिलीज करता है। तब जाके ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में राइज होता है। एडीएच को हम देख चुके हैं कि ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ब्लड में ये जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट मेनली। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच। तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल का नाम जरूर आया होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, ओवम को कैरी करती है, उसी के अंदर ओवा जो होता है वो मैच्योर होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा रिलीज हो जाता है, जब ओवुलेशन हो जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस दौरान क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है कॉर्पस ल्यूटियम से वो फिर से स्टॉप हो जाता है। एलएच और एफएसएच ये दोनों पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन जो होता है ये भी ओवरी से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी से रिलीज होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉर्पस ल्यूटियम की बात की जा रही है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है इसमें से, नंबर 39, ये 39 क्वेश्चन है। रिस्पिरेटरी क्वेसेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज। तो रिस्पिरेटरी क्वेसेंट का मतलब क्या होता है, रिस्पिरेटरी क्वेसेंट का मतलब होता है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी बायोमॉलिक्यूल जब बर्न होता है, जब उसका रेस्पिरेशन होता है, तो उस दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और कितने O2 कंज्यूम होते हैं, उसकी बात करता है रिस्पिरेटरी क्वेसेंट। मीन्स CO2 इवॉल्व्ड बाय O2 कंज्यूम्ड। ठीक, तो
ये होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। अब जब कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन होगा, ब्रेकेज होगा, तो उस दौरान क्या होगा, सपोज एक केमिकल फार्मूला के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें कितने ऑक्सीजन लगेंगे इसे बर्न करने के लिए, तो 6 ऑक्सीजन इसे चाहिए बर्न करने के लिए, ठीक। कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, तो 6 CO2 यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक, प्लस 6 H2O रिलीज होंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 O2 कंज्यूम हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए और 6 CO2 ही रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6/6 का रेशियो आ रहा है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आएगा वो 1 आएगा। तो ऐसे करके हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को निकालते हैं इक्वेशन के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV वाल्व। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं जब ये क्लोज करते हैं तब लब का साउंड आता है, और जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं तब डब का साउंड आता है, ठीक। नाउ UPLT ग्रेड बायोलॉजी स्ट्रीम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप PYQs चाहते हैं, MCQs चाहते हैं, फुल मॉक टेस्ट चाहते हैं, यहाँ पे हमने 10 फुल मॉक टेस्ट रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करें तो आप इसे बाय कर सकते हैं, जस्ट ₹499। ये सीरीज़, ये मॉक टेस्ट आप हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो कैल्शियम आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इराइथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय। तो इराइथ्रोपोएटिन जो होता है वो किडनी से सिक्रीट होता है, और बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन है, ये बोन मैरो में जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, उन्हें ट्रिगर करता है और RBC का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, सो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। अब ये मोनोसाइट आगे चलकर मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ये डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं और जो भी पैथोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं, जो मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इनहिबिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लिडिक सेल, सर्टोली सेल, ओवरी ओनली, बोथ टेस्टिस एंड ओवरी। तो इनहिबिन जो होता है ये टेस्टिस और ओवरी से सिक्रेट होता है, दोनों जगह से सिक्रेट होता है। टेस्टिस में जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये सिक्रेट करती हैं ये इनहिबिन हार्मोन को, और इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो LH और FSH की जो सिक्रीशन है उसे रोक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो LH और FSH सिक्रीट हो रहा है उसे ये इनहिबिन हार्मोन क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, उसके सिक्रीशन को, LH और FSH के सिक्रीशन को स्टॉप कर दे रहा है। ओरी में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं इनहिबिन हार्मोन। टेस्टिस में सर्टोली सेल्स और ओरी में ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो इनहिबिन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच एंजाइम कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ईयर मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ईयर का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल, सो वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं
ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं ईयर में। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच हार्मोन रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल। तो स्लीप वेक साइकिल कहें या बायोलॉजिकल क्लॉक कहें या सर्केडियन रिदम कहें, इन सभी को कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है वो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है और सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। नाउ कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। एपिनेफ्रिन जो है ये भी स्ट्रेस हार्मोन ही है, ये किडनी से सिक्रीट होता है। थायरोक्सिन जो है ये ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का उसे कंट्रोल करता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन के डाइजेशन का वो माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, HCl सिक्रेट होता है, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं ये HCl सिक्रेट करती हैं। HCl के सिक्रीशन की वजह से जो भी प्रोटीन है, HCl वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक नेचर का है, HCl हाईली एसिडिक है, और ये क्या करता है, जो प्रोटीन है उसे डीनेचर कर देता है। प्रोटीन के डीनेचर होने की वजह से अब पेप्टाइडेज जो ये प्रोटीएज एंजाइम्स जो होती हैं, ये जो बचे हुए थोड़े स्मॉल पार्ट्स हैं, ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन है उसको क्या करेगा, प्रोटीएज स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, उसे ब्रेक कर देगा। प्रोटीएज जो होता है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो भी डीनेचर्ड प्रोटीन प्रेजेंट है स्टमक में उसे ये प्रोटीएज क्या करेगा, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच सेल ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। तो इंसुलिन पैनक्रियास के कौन सी सेल से सिक्रीट होता है, तो बीटा सेल्स जो होती हैं वो पैनक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। अल्फा सेल जो होती हैं ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। डेल्टा सेल जो होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती हैं। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को क्या करता है, सप्रेस करता है। एफ सेल्स जो होती हैं ये प्रोटीएज सिक्रीट करती हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एफ सेल्स। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच लंग वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। तो लंग का वो कौन सा वॉल्यूम है जिसे स्पायरोमीटर सेंस नहीं कर सकता है या मेजर नहीं कर सकता है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या ये सेंस नहीं कर सकता है क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में मेंटेन रहता है इवन फोर्सफुली एक्सहेलेशन। अगर हम जोर से सांस को छोड़ते हैं, पूरी ताकत लगा के छोड़ते हैं, तब भी वो वॉल्यूम हमारे लंग में रिजर्व रहता है, रेसिड्यू के फॉर्म में वो बचा रहता है, वो कभी भी रिलीज़ नहीं होता है ताकि जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं। तो ऐसे वॉल्यूम को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और ये लगभग 1200 ml के आसपास होता है। अब क्योंकि ये रेसिड्यू है ये हमेशा लंग्स पे बना ही रहता है, इसलिए स्पायरोमीटर क्या होता है, इसे सेंस नहीं कर पाता है, इसे मेज़र नहीं कर पाता है। स्पायरोमीटर मेज़र करता है सिर्फ उस वॉल्यूम को जो कि हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम मुंह से लगा के सांस खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो जितना वॉल्यूम सांस एयर का निकलता है बाहर, ये जितना हम इनहेल कर पाते हैं उतने को ही मेज़र कर पाता है। अब हमारे अंदर जितना वॉल्यूम मेंटेन है उसे ये मेज़र नहीं कर पाएगा। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं, ऑप्शंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे ऑप्शन डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन भले नहीं रिपीट होंगे बट इनमें से जो हो सकता है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से नए ऑप्शन के साथ एक नया क्वेश्चन बन जाए, तो उन सब को हमने ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शन डिस्कस किए हैं। तो आपके 50 क्वेश्चन नहीं 50 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं और 50 क्वेश्चन में जो 4-4 ऑप्शन हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी लगभग हमने सबको डिस्कस करने की कोशिश की है। सो ये सीरीज़ जो है ये आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी।
थैंक यू।